दोस्तों, हैदराबाद के सिटी हॉस्पिटल में मंजू अपने केबिन में बैठी हुई थी। तभी कुछ लोग भागते दौड़ते वहां आते हैं और मंजू के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, डॉक्टर साहब, हमारे मरीज को बचा लीजिए। वह लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और मंजू एक अच्छी डॉक्टर होती है, मंजू के सामने हाथ पैर जोड़ने लगते हैं और कहते हैं कि हमें बचा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, उसकी जान बहुत खतरे में है और वह बच नहीं पाएगा। मंजू कहती है, धीरज रखिए और आराम से मुझे बताइए, वजह क्या है, हुआ क्या है आपके मरीज को। वह दोनों आदमी जो बाहर से आए थे वह कहते हैं कि सब हमारे मरीज का एक्सीडेंट हो गया है और वह बहुत गंभीर रूप से जो है घायल हो गया है। उसको जल्दी से आप इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए वरना इसकी जान भी जा सकती है। मंजू फौरन उनके साथ आती है। उस मरीज को वेंटिलेटर पर लेटाया कर अंदर ले जा रही थी। जैसे ही अंजलि मंजू की नजर उस मरीज पर पड़ती है जो जख्मी हालत में था और देखते ही मंजू की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बड़ी ही मुश्किल से वह अपनी आंखों से उन आंसुओं को रोकती है और फिर जो है वह अंदर जाती है अपने केबिन में। वहां कुछ डॉक्टरों को बुलाती है, उनको दिशा निर्देश दिया जाता है और उसका इलाज शुरू हो जाता है। आखिर दोस्तों, वह कौन था मरीज जिसको देख करके इतनी बड़ी डॉक्टर मंजू की आंखों से आंसू शुरू हो गई थी। और सिटी हॉस्पिटल की ओनर थी मंजू। बहुत छोटी-मोटी डॉक्टर नहीं थी मंजू, छोटी डॉक्टर नहीं थी, एक बहुत बड़ी डॉक्टर थी। चलिए दोस्तों, पूरी कहानी को आपको मैं विस्तार से सुनाती हूँ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बात है 2014 की। मंजू अपने पढ़ाई-लिखाई करके मंजू का सपना था कि वह पढ़ लिख करके डॉक्टर बनेगी। उसके माता-पिता की तरफ से भी मंजू को खूब जो है छूट दे दी गई थी कि तुम पढ़ाई-लिखाई अच्छे से करो बेटी, तुम जितना पढ़ना चाहते हो पढ़ सकती हो। जिस फील्ड में भी अपना करियर बनाना चाहती हो, फील्ड में बनाना चाहती हो बना सकती हो करियर, हमें कोई एतराज नहीं है। आगे भविष्य में तुम्हें जो करना है उसके लिए हमारी तरफ से पूरी छूट है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बेटी, जब करियर बनाने की बात आती है तो बात आती है ना, तो फिर अपने आप को कड़ा बहुत ज्यादा संभालना पड़ता है और एक लड़की को तो खास करके अपने आप को जितना संभाल करके चलेंगी उतना ही उसके लिए फायदेमंद होगा। इशारा बेटी समझ रही थी कि वह किस तरफ इशारा उसके मम्मी पापा कर रहे थे, यानी उनका सीधा सीधा कहने का मकसद यही था कि किसी लड़के के प्यार में चक्कर में न पड़ जाए। लेकिन मंजू कॉलेज में पढ़ती थी, उसी कॉलेज में राहुल नाम का एक लड़का पढ़ता था। दोनों हम उम्र के थे और दोनों एक ही क्लास में छात्र थे। इस वजह से मंजू राहुल से चक्कर चल रहा था, मंजू और राहुल का, यानी उसकी आंखें लड़ जाती है, अफेयर हो जाता है। और बात जो है चलते फिरते मंजू के माता पिता तक पहुंच जाती है। जब मंजू के माँ बाप को इस बात का पता चलता है कि बेटी प्यार के चक्कर में पड़ गई है तो अब उनको फिक्र सताने लगती है कि इससे पहले कि उनकी बेटी की उनकी इज्जत का कचरा करे, उनकी इज्जत का कचरा बना दे, वह उसकी शादी करके उसको उसका घर बसा देना चाहते थे और उसको बाई इज्जत से घर उसको भेज देना चाहते थे। अपनी बेटी को पहले ही समझाया था कि अपने कदम भागने मत देना, लेकिन यह उम्र लगभग 20 से 22 साल की ऐसी ही होती है कि इसमें अपने आप पर कितना भी कंट्रोल क्यों ना करो, क्यों ना रखो, लेकिन अक्सर कम उम्र में कदम बहक जाते हैं, लोग बहक जाते हैं। राहुल और मंजू की मुलाकातें जो है वह बढ़ते बढ़ते अब इस हद तक पहुंच चुकी थी कि जब भी उन्हें टाइम मिलता कॉलेज के बाद, वह अक्सर पार्कों में, रेस्टोरेंट में, कॉफी शॉप में अपना टाइम गुजार लिया करते थे। आज जब मंजू को पता चलता है कि उसके पिता उसके लिए कोई लड़का तलाश कर रहे हैं तो वह कांप जाती है, दुखी हो जाती है शादी के नाम से, क्योंकि वह तो मंजू का सपना डॉक्टर बनने का था। दूसरा, वह अभी शादी करना ही नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने अपने घर वालों से साफ तौर पर कह दिया कि मेरी अभी शादी करने की कोई उम्र नहीं है और मैं शादी करना नहीं चाहती हूँ, मेरा कोई अभी इरादा नहीं है, इसलिए आप मेरी शादी को सोचिए भी मत, सोचना छोड़ दो। मंजू के पिता कहते हैं कि बेटी ऐसा नहीं है, अगर जरा सी ऊंच नीच हो गई तो तुम लड़की जात हो तो मैं समझ में नहीं आ रहा है, मैं किसको मुंह दिखाऊंगा, अगर तुम कुछ गलती कर दोगी तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। नहीं, तुम्हारी पढ़ाई की बात तुम शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई पूरी तरह से कर सकती हो, तुम्हारा पति जो होगा हम उसे इस लड़के से तुम्हारी शादी करेंगे, यह सब पहले हमारी जो है तय रहेगी कि शादी के बाद तुम्हारी पढ़ाई बेटी पढ़ती रहेगी और जब तक भी वह पढ़ना चाहे उसके ऊपर कोई पाबंदी किसी तरह की नहीं रहेगी, हम तय करेंगे।
मंजू अपने आप के सामने बहुत बाप के सामने मिन्नतें करती है, खुशामद करती है, लेकिन उसका पिता नहीं मानता है। आखिरकार एक लड़का उनको चंडीगढ़ में ही पसंद आ जाता है और फिर उसके साथ उसका रिश्ता तय कर देते हैं। जब मंजू के पिता अजय को देखते हैं तो वह बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन था और उसकी कद-काठी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा कारोबार था जिसका चंडीगढ़ अंदर ही उसको देख कर के पसंद कर लेते हैं और फिर शादी की तारीख तय हो जाती है। आखिरकार वह दिन आ भी जाता है जब मंजू शादी का दिन था। मंजू न चाहते हुए भी दुल्हन बन जाती है और फिर अपने माँ-बाप की खुशी के लिए वह इस रिश्ते को कबूल करने के बाद अजय के साथ शादी के बंधन में बंध जाती है। जब अजय के साथ मंजू की शादी हो जाती है तो अजय मंजू को अपने घर जो है लेकर जाता है। मंजू को देख के अजय काफ़ी खुश होता है क्योंकि मंजू एक तो बेहद खूबसूरत थी, दूसरे ऊपर से पढ़ी-लिखी बहुत ज़्यादा थी और उसका दिमाग भी काफ़ी तेज़ था। शादी होने के बाद दोनों की गृहस्थी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही थी। मंजू अजय से जो है कहती कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकती थी, लेकिन अब मैं पढ़ाई पूरी कर रही हूँ, इसलिए मैं अपनी पढ़ाई जारी रखूँगी और मुझे जो है आगे चल कर के डॉक्टर बनना है। अजय ने भी उसको कह दिया कि मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, तुम अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हो तो कर लो। उधर अजय शादी होने के बाद अपनी खूबसूरत पत्नी को पाकर के एक तो बेहद खूबसूरत पत्नी ऊपर से अपना काम-धाम भी अच्छे से जो कर रही थी, अब कर रही थी। लेकिन अजय अपना काम-धाम इधर बंद कर देता है, दोस्तों में उठना-बैठना उसका होने लगता है। धीरे-धीरे अब वह शराब का सेवन करने लगता है क्योंकि दोस्तों के संगत में पड़ गया था, तो दोस्त अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं और उसको नशा जो है बना देते हैं। बड़े-बड़े घरों के लोग जब शराब के नशे में हो जाते हैं, तो सारा चीज़ बर्बाद कर देते हैं, तहस-नहस करते हैं या राजा-महाराजा भी हर चीज़ तहस-नहस कर देते हैं। यही हुआ मंजू के साथ भी। मंजू के परिवार जो अजय होता है, वो सारा चीज़ तहस-नहस करने लगता है। अजय कि जो शराब का सेवन करने लगे हो, इसको यहीं पर छोड़ दो। मंजू समझाती है, इस शराब को अगर तुमने ज़्यादा मात्रा में लेना शुरू कर दिया, तो फिर यह हमारी हँसती-खेलती ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा। अनसुनी कर देता है अजय मंजू की बात को, वह उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है। अब इस शराब की वजह से जब मंजू अजय को टोका-टाकी करती है, तो अब दोनों के बीच में झगड़ा होने लगते हैं। मंजू दोहरी ज़िंदगी जी रही थी, एक तो वह पढ़ाई कर रही थी, दूसरी जब वह पढ़ने के बाद जो है घर में आती है और काम करती है, काम करना पड़ता है, ऊपर से जब पति शराब पीकर आता है, तो वह उसके साथ उल्टी-सीधी हरकतें करता है और उसका भी उसको काम करना पड़ता है, आकर जो है उसका भी काम करती है। ऊपर से पति की उल्टी-सीधी हरकतों से जो है बिल्कुल थक जाती है। अब चिड़चिड़ा-सा रहने लगी थी मंजू अपने पति से। प्यार की बजाय वह नफ़रत करने लगती थी क्योंकि पति-पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है, इसमें प्यार के साथ जो पति-पत्नी की ज़िंदगी गुज़रती है, बड़े प्यार के साथ, उसके तो खाने ही क्या उसको कहने ही क्या जब पति-पत्नी के रिश्ते में कड़वाहट आ जाए तो फिर ज़िंदगी जो है नर्क बन जाती है। ऐसे ही कुछ मंजू के साथ भी हो रहा था। मंजू नहीं चाहते हुए भी उसका पति शराब पीकर आता और उसके साथ मार-पिटाई करता था और मंजू के साथ बहुत जो है ये दिन पर दिन उसकी जो है खुराक बढ़ती जाती है, कम होने के बजाय रात को शराब के नशे में धुत आता और फिर थकी हुई मंजू को परेशान करता। मंजू न चाहते हुए भी शराबी पति के साथ वो रात गुजारती, जैसे-तैसे उसकी रात गुजरती। अब मंजू अपनी किस्मत पर आँसू बहाने लगती है और अपने टाइम को यानी कि अपने बाप को, पिता को वह कोसने लगती है कि उसके माँ-बाप ने उसके साथ इतना बड़ा जो है जुर्म कैसे कर दिया, मेरी शादी इस बेवड़े के साथ करा दी। अब उसके पास जो है सब्र नहीं होता है, सब्र खो देती है। अब एक दिन मंजू को पता चलता है कि वह गर्भवती हो गई है। गर्भवती होने के बाद वह अपने पति अजय से बताती है, इस बच्चे के खातिर इस बच्चे का वास्ता है जो हमारी ज़िंदगी में नई खुशियाँ लेकर आने वाला है। तुम शराब को छोड़ दो, अपनी गृहस्थी पर ध्यान दो, अपने कारोबार पर ध्यान दो, नहीं तो इस तरह से सब कुछ बिक जाएगा, बर्बाद हो जाओगे। लेकिन अजय के कानों पर जो है जूं तक नहीं रेंगता है और वह अपनी ज़िंदगी में मस्त इसी तरह चलता है, उसकी ज़िंदगी इसी तरह से करता रहता है, जिस तरह से वह कर रहा था। आए दिन दोनों के बीच में झगड़ा होता रहता है। अब तो बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि अजय मंजू के साथ अब मार-पिटाई भी कर दिया करता था। एक दिन दोनों के बीच में जब हाथापाई हुई तो अजय ने मंजू के पेट पर
ऐसी लात मारी कि उसका गर्भपात हो जाता है। मंजू का गर्भपात होने के बाद मंजू बहुत बड़ी जो है उसको झटका लगता है और वह फिर अजय से अलग होने का निर्णय लेती है, अपने मायके पहुँच जाती है। सारी बात वह अपने अपने पिता और माता को बताती है और कहती है मेरी ज़िंदगी जिस दिन से शादी हुई है, कुछ महीनों तक तो ठीक चली लेकिन उसके बाद जो है नर्क बन गई है। लगभग 1 साल का समय होकर आ गया है। अजय किसी भी तरह सुनने को और जो है मानने को तैयार नहीं है। अजय ने मेरे साथ बदतमीजी की। अब यह वहाँ पे मैं अजय के साथ नहीं रह सकती। मेरे गर्भ भी ठहरा हुआ था, बच्चा जो था उसका भी इसने मार के देहांत करवा दिया, यानी वह भी खत्म हो गया है। अजय के बारे में बात बताती है, उनको भी बड़ा धक्का लगता है। कोई भी माता-पिता अपनी औलाद के बारे में यह नहीं चाहते हैं, उनको उनकी औलाद दुखी रहे। मेरा जो है हाल जो मंजू है वह फिलहाल मंजू फैसला ले लिया था कि वह अटल थी कि वह अब अजय के साथ नहीं रहेगी। अजय के साथ किसी भी हालत में रहना नहीं चाहती थी, इसीलिए जो हाई कोर्ट होता है वहाँ पे मुकदमा दायर कर देती है। अपने पति से छुटकारा पाने के लिए कोर्ट में अपना केस फाइल कर देती है। लगभग 24 महीने की बहस के बाद उसको जो है फैसला आ जाता है और अब मंजू अजय दोनों पति पत्नी कानूनी तौर पे अलग हो जाते हैं। अजय को अपनी गलती का एहसास होता है और वह मंजू से माफी मांगता है और उससे कहता है कि जो है तुम वापस आ जाओ, मेरी जिंदगी में दोबारा आ जाओ, मुझे माफ कर दो। जो भी हुआ वह हुआ, भले ही कोर्ट में हम जो है अलग हैं, लेकिन अब आगे से भविष्य में मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा और मुझे आप माफ कर दो, मैं सुधर जाऊंगा। लेकिन जो मंजू होती है वो बिल्कुल भी मानती नहीं है और वह कहती है कि नहीं, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, अब मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। कानूनी तौर से हम दोनों अलग अलग हो गए हैं, हम दोनों का रास्ते अलग है। तुम अपना अलग जिंदगी गुजारो, मैं अपनी अलग जिंदगी गुजारूंगी। मंजू के जो है पैर पकड़ता है लेकिन तैयार नहीं होती है। लेकिन जो मंजू है उसका निर्णय अटल होता है, वह बिल्कुल भी नहीं मानती है अपनी पति की बात, नहीं मानती है क्योंकि जो है जो मंजू होती है उसको इतने दिनों में उसने इतना परेशान किया था कि उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह उसको ठोकर बहुत ज़्यादा लगी हुई है और उसे जो है ठोकर मारकर वह अपना जो है मतलब निकालती है और चली जाती है। उसके बाद वह जानती है कि वह किस हद तक गिर जाएगा और किस हद तक चला जाएगा, इसका मतलब निकल जाता है, फिर वह अपने इस पुरानी राह पर आ जाएगा। इसीलिए जानबूझकर मंजू कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी और उसने साफ तौर से उसके साथ जाने के लिए मना कर दिया था। वह बोला भी है कि मैं साथ जो है वक्त गुजारूंगा, लेकिन कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। अब जो मंजू है शादी खत्म होने के बाद अपनी पढ़ाई पर पूरे ध्यान देती है। डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी, उधर वह पीजीआई चंडीगढ़ में एडमिशन ले लेती है। वहां उसका एडमिशन हो जाता है, वहां पर प्रैक्टिस भी करने लगती है। धीरे धीरे करते करते 5 साल का जो है समय गुजर जाता है। मंजू एक अच्छी खासी डॉक्टर बन जाती है क्योंकि घर में उसके पापा के पास प्रॉपर्टी की जमीन थी, कमी नहीं थी। हाईवे के पास में अच्छी खासी उनकी जमीन पड़ी थी। वहां पर जो है मंजू के पापा ने मंजू के लिए हॉस्पिटल जो है खोल दिया था और मंजू उसी में प्रैक्टिस करने लगती है। बेटी डॉक्टर बनने के बाद अपनी क्लिनिक में प्रैक्टिस करे, पीजीआई में भी प्रैक्टिस कर रही थी। दूसरे उसने अपने हॉस्पिटल में भी प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। अपना हॉस्पिटल भी ठीक-ठाक उसका चलने लगता है। मरीज आने लगते हैं। जैसे-जैसे टाइम बढ़ता जा रहा था, मंजू को तजुर्बा होता जा रहा था और भगवान ने उसके हाथ में ऐसी जो है सफलता रखी थी कि वह जिस मरीज के ऊपर भी हाथ रख देती थी, उस मरीज का भी इलाज करती थी, फिर वह ठीक हो जाता था। उसके हॉस्पिटल से ठीक होकर ही जाता था, इसीलिए उसकी शोहरत भी काफ़ी होने लगती है। सिटी हॉस्पिटल के नाम से उसने अपने हॉस्पिटल का नाम रखा था। अब आस-पास के एरिया में, इलाकों में उसे अस्पताल की काफ़ी शोहरत हो जाती है। वहाँ पर जो डॉक्टर मंजू बहुत अच्छी और बहुत काबिल डॉक्टर हैं। इसी तरह से एक दिन मंजू अपने केबिन में बैठी थी कि वहाँ पर 2 से 3 लोग रोते जो है गिड़गिड़ाते आते हैं और फिर वह उस मरीज को एडमिट कराते हैं। जब उस पर नज़र पड़ती है तो मंजू अपने आंसुओं को नहीं रोक पाती है। वह मरीज कोई और नहीं था, वह पेशेंट जो था वह अजय था। आखिरकार मंजू लगभग 7 साल बाद अपने पति को इस हालत में देखा तो आखिर वह उसकी पत्नी रह चुकी थी। भले ही उससे तलाक ले लिया था, भले ही उससे अलग रह रही थी, लेकिन बाकायदा उसके साथ वह दिन रात गुजारी थी। उसको पता था कि ये मेरा पति है, उसके सुख दुख में साथ दी थी।
तो वह रोने लगती है। उस दिन गुजारे थे, वह अलग बात थी कि अजय की हरकतों से उसने अजय से तलाक ले लिया था। वह पल याद आते हैं जो उसके साथ उसने गुजारे थे, और इस हालत में देखकर पति को उसके आंसू निकल ही जाते हैं। अपने जूनियर डॉक्टरों को, नर्सों को वह हुक्म देती है और उसका इलाज शुरू कर देती है। इलाज शुरू होने के बाद जो उसके जख्म थे अब धीरे-धीरे भरने लगते हैं, धीरे-धीरे, और फिर वह ठीक होने लगता है। जैसे ही वह होश में आता है और सामने मंजू को देखता है तो वह हैरान रह जाता है। धीरे-धीरे जब वह बोलने लायक होता है तो फिर मंजू से पूछता है कि तुम्हारी हालत कैसी है? मंजू उससे पूछती है, एक्सीडेंट तुम्हारा कैसे हुआ? उसके बाद वह कहता है, मंजू, तुम्हारे जाने के बाद आज तक मैं दूसरी शादी नहीं किया हूँ। तुमसे तलाक होने के बाद, तुमसे बिछड़ने के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी को अगर कोई संवार सकती थी तो वह तुम थी। तुम्हारे जाने के बाद मेरी शराब की लत और बढ़ गई थी और मेरी दौलत इसी तरह से खत्म हो रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अब कोई संभालने वाला भी नहीं था। घर वाले भी मेरे ऊपर ध्यान नहीं देते थे। घर वालों ने भी मुझे रोकना टोकना बिल्कुल बंद कर दिया था। बस इसी तरह से टाइम गुजर रहा था और मैं इसी तरह से उसी नशे की धुत में जो है लिप्त होता जा रहा था। धीरे-धीरे मुझे पता भी नहीं चल रहा था। शराब के नशे में मैं रहता था। आज मैं गाड़ी से काफ़ी दूर जा रहा था, जो है कम शराब का नशा था। ओवरटेक करते हुए मेरी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है और फिर उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ मेरे साथ। मोबाइल का कुछ लोग बताते हैं कि उन्होंने मेरा मोबाइल उठा कर के मेरे घर वालों को फ़ोन किया, फिर मेरे भाई, मेरे पड़ोसी, यहाँ तक कि उन्होंने यहाँ पर मुझे लाया और लाकर तुम्हारे पास एडमिट कर देते हैं। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, माफ़ी माँगता हूँ। और कहता है कि मंजू, मैं जितना तुम्हें परेशान किया था, आज तुम मेरे साथ शादी के बंधन में थी, उन सब बातों से मैं माफ़ी माँगता हूँ और आज अभी तक मैं शादी नहीं किया हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। मंजू कहती है कि ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। शादी के बारे में मैं बिल्कुल ख़्याल छोड़ दिया है। कॉलेज के ज़माने में मेरा एक प्रेमी था जिसको मेरे बाबा ने बिल्कुल चाहा ही नहीं। मैं उससे प्यार करती थी लेकिन मेरे बाबा ने उससे शादी नहीं की। उसके साथ प्यार करूं इसीलिए उन्होंने मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं होने दी थी और तुम्हारे साथ शादी कर दी थी। शादी होने के बाद मुझे पता चला कि पति कैसा होता है। जिस आदमी को आप जानते भी नहीं हो, अपना सब कुछ छोड़ने के बाद उसके साथ शादी के बंधन में बंध जाते हो और फिर वह तुम्हें सुखी रखने के बजाय परेशान करता है, मारता है, पीटता है, शराब के नशे में उसके साथ उल्टी सीधी हरकतें करता है। ऐसे होते हैं पति। तो फिर ऐसे पतियों से तो फिर मैं बिना पति के ही सही हूँ। मैं अकेली ही जिंदगी गुजार लूंगी, मुझे ऐसे पति नहीं चाहिए। उस दिन के बाद मुझे मर्दों से नफरत हो गई है शादी के नाम पर, और यह मैंने निर्णय कर लिया है कि मैं अब शादी ही नहीं करूंगी। डॉक्टर बनने का मेरा सपना था, मैं डॉक्टर बन चुकी हूँ और मैं एक सेवा भाव के लिए यहाँ यहाँ पे ये पेशा करती हूँ। ना ही तो मैं पैसा कमाने के लिए और ना ही मैं अपनी शादी करने के लिए यह काम करती हूँ। एक सेवा भाव के लिए, लोगों की सेवा करने का जज्बा मेरे अंदर है, उसको लेकर के मैं यह काम करती हूँ और बस इसी तरह से अपनी जिंदगी गुजार दूंगी। मेरे माँ बाप बहुत कहते हैं बेटी शादी कर लो, लेकिन उस दिन के बाद, तुमसे अलग होने के बाद अब शादी करने का मन नहीं करता है। शादी के नाम से मुझे घृणा आ गई है। हॉस्पिटल में वह एडमिट रहता है। अजय का जो भी इलाज चलता है, जितने दिन का भी उसका जो भी खर्चा होता है, 1,00,000-2,00,000 रुपए, वह भी जो है मंजू नहीं लेती है और फिर हाथ जोड़कर उससे विदा कर देती है और बस जाते हुए यही उससे कहती है कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है यही कि क्योंकि तुम्हारे साथ मैंने काफी टाइम गुजारा है, यह शराब छोड़ दो। अगर जिंदगी तुम्हें वाकई जो मिला है यह वरदान है, तुम मर भी सकते थे जितना तुम्हारा खतरनाक एक्सीडेंट था। भगवान के लिए शराब को छोड़ दो और अपनी जिंदगी को हंसी खुशी गुजारो और गुजारने की कोशिश करो और दूसरों की सेवा करो। आज भी तो दोस्तों कैसी लगी ये मेरी कहानी, आप लोग जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को सुनाने का उद्देश्य आप लोगों को परेशान करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है कि शादियां ऐसी भी होती हैं और लड़कियां ऐसी भी होती हैं। शादी के बंधन में लड़कियां बंधती है तो पति को हमेशा पत्नी को खुश रखना चाहिए, ना कि